आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन में जो मेंस के क्वेश्चन थे उसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को डील करने के बारे में लगातार ऑनलाइन सेशन कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज दूसरे पार्ट इंडस्ट्री सेक्टर या जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, इस पर फोकस करने का निर्णय लिया है कि इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका नेचर क्या होता है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीएससी का सिलेबस 2013 में मेंस के लिए बदल गया और जब से 2013 से यूपीएससी मेंस का सिलेबस बदला है तब से लगातार हर वर्ष एक या दो प्रश्न लगातार इंडस्ट्री सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर से पूछे जाते रहे हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो पूछे जाने वाले प्रश्न रहे हैं, देखा जाए तो बहुत सिंपल रहे हैं। इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही है, जटिलता नहीं रही। अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप इसकी बेसिक समझ रखते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पे अगर आपकी अच्छी समझ है तो निश्चित रूप से आप इस पार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहली बात तो आप ट्रेंड क्वेश्चन का समझें कि 2013 से 2019 तक जो इस सेक्टर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं उनमें कभी कभी दो प्रश्न, एक वर्ष तीन प्रश्न, एक साल तीन प्रश्न भी पूछे गए हैं। बाकी आप एक से दो प्रश्न का ही औसत लेकर के चले। जनरली एक या दो प्रश्न आप मान सकते हैं कि इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत महत्व है क्योंकि 15 से 20 नंबर का प्रश्न और या कहें दो प्रश्न होंगे तो 25 नंबर तक के प्रश्न का महत्व है, क्योंकि इतने ही नंबर से आपकी रैंक जो है इम्प्रूव हो सकती है, अर्थात आगे हो सकती है या नहीं तो पीछे हो सकती है, या कई बार जो है कम नंबर होने के कारण व्यक्ति का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। इसलिए एक एक नंबर बढ़ाने का और एक एक अंक बढ़ाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। इसीलिए एज ए स्टूडेंट जब भी आप अपनी पढ़ाई करें तो आप उसमें यह हमेशा ध्यान रखें कि एक एक नंबर को कैसे बढ़ाया जाए और अपनी जो है पूरी तैयारी के दौरान जो विषय और जो सेक्शन आपको आसान लगता है उसके कंसेप्ट को कैसे समझा जाए कि उससे जुड़े हुए प्रश्नों को जब मेंस में किया जाए तो वो छूटे नहीं और उसे आप आसानी से कर सके। इसीलिए मैंने कई बार कहा भी है कि ऐसे स्टूडेंट मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाते जो ये मान करके चलते हैं कि हम उसी समय जब मेंस के प्रश्न को देखेंगे तो उन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। पहले से ही 60-70% प्रश्न पहले से ही मालूम होना चाहिए। अगर पहले से मालूम होगा तो पहले से उसका फॉर्मेट मालूम होगा, उसके बारे में आपके पास जानकारी होगी और उसके जो है क्वेश्चंस की ब्रेकिंग करना और उससे जुड़े हुए पार्ट को समझना आपको आता होगा तो मेंस के प्रश्नों को आप बहुत तेजी से लिख पाएंगे। केवल 25 से 30% या 30 से 35% प्रश्नों को ही आप ऑन स्पॉट वहां देखेंगे और करेंगे। अगर आप पहले से प्रश्न नहीं समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बढ़त नहीं मिल सकती है। पहले से प्रश्न समझने का तात्पर्य है कि ऐसे प्रश्न जो मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पहले से ही जानते रहिए। पहले से कैसे जानेंगे? जब जो है हर सेक्टर वाइज आपकी समझ होगी, उससे रिलेटेड आपको डोमेन की समझ होगी, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आने की प्रवृत्ति रही है, टेंडेंसी रही है, उसकी समझ होगी और उन प्रश्नों को कैसे ब्रेक किया जाए, उसके आंसर को कैसे फॉर्मेट में लाया जाए, कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे उसको कंक्लूड किया जाए और कैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर फ्रेम किया जाए और किस तरीके से उसे रिलेवेंट, मीनिंगफुल और सफिशिएंट बनाया जाए और किस तरीके से फिनिशिंग टच दिया जाए। जब पहले से आपके पास इसका आइडिया होगा तो निश्चित रूप से जो आपके प्रश्न का आंसर होगा वो मॉडल आंसर होगा और ऐसे प्रश्नों से आप एग्जाम में बढ़त ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में मैच्योरिटी होती है और ऐसे प्रश्नों में लिखने के दौरान फ्लो भी पाया जाता है, जिसके नाते एग्जामिनर के ऊपर आपका प्रभाव ज्यादा इंप्रेसिव होता है और आपका आंसर इम्पैक्टफुल होता है,
पॉलिश्ड होता है और अट्रैक्टिव भी होता है और कंक्लूडेड दिखता है। लेकिन जिन प्रश्नों के बारे में पहले आपकी समझ नहीं होती, जिन विषयों के बारे में आपकी पहले समझ नहीं होती, उन सेक्टर्स के प्रश्न लिखते समय आप जैसे नौसिखिया जैसा दिखते हैं और ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन को फिनिशिंग टच नहीं दे पाते, क्वेश्चन को बहुत जो है अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल नहीं बना पाते, जिसके नाते जो है उसमें मार्क्स के पाए जाने की उतना ज्यादा संभावनाएं नहीं होती। इसलिए हर विद्यार्थी से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपने जितना भी जीएस के सेक्शन है, इवन ऑप्शनल में भी जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी लेसन हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, पहले उसको कैटेगराइज कर लें और उस चैप्टर से जुड़े हुए विषय वस्तु का ब्रीफ में नोट्स बना लें और पिछले वर्षों में 6-7 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उसकी श्रृंखला और टेंडेंसी को भी देख लें और उस आधार पे अपना एक माइंडसेट बना लें और एक मेंटल मेकअप लेकर के चले। जिसका मेंटल मेकअप होता है उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। एक बार जो है यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं माता प्रसाद, उनसे पूछा गया था और एक बार सेम यही प्रश्न होता जी से भी पूछा गया था। पीसी होता भी यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, उड़ीसा से आते थे। एक बार होता जी ने तो और स्मार्ट जवाब दिया था, बल्कि उन्हीं के बारे में आपसे बात करूं। होता जी से किसी ने पूछा था कि जो है कैसे आप समझ पाते हैं कि कौन से स्टूडेंट को अच्छे नंबर दिए जाए और किस स्टूडेंट को अच्छे नंबर नहीं दिए जाए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम लोग मेंटल मेकअप चेक करते हैं कि जो विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है, चाहे वो मेंस का दे रहा चाहे इंटरव्यू का दे रहा, उसका जो मेंटल सेटअप है, मेंटल मेकअप है, वो यूपीएससी की जरूरतों के अनुसार है या नहीं है। तो इस नाते जब आप अपनी तैयारी करें तो पूरा मेंटल मेकअप बनाकर चलें और मेंटल मेकअप के लिए 3-4 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो राइट डायरेक्शन होना चाहिए, आपके पास सही दिशा होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो आपका सिलेबस है उस पर आपके पास जो है उसकी एक बेसिक समझ, मूलभूत समझ होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरी बात, उस पर आपके पास एक ब्रीफ नोट्स होना चाहिए, जिसको वार नोट्स भी हम लोग कहते हैं, कि परीक्षा के दौरान जिसका उपयोग किया जा सके उस भाषा में नोट्स होना चाहिए। बहुत कम शब्दों में होना चाहिए या कहें कि बहुत कम पेजेस में होना चाहिए। जितने कम पेजेस में आप नोट्स बना पाएंगे उतना तेजी से आप रिवीजन कर पाएंगे और जितना तेजी से रिवीजन कर पाएंगे उतना तेजी से आपका दिमाग खुलेगा और बहुत सारे विषयों को जोड़ने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि फिनिशिंग टच कैसे दिया जाए, किसी विषय को कैसे फिनिशिंग टच दिया जाए, उसमें क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, क्या बना दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, जिससे प्रश्न का जो स्वरूप है वो बिल्कुल संतुलित दिखे, व्यवस्थित दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, मीनिंगफुल दिखे, रिलेवेंट दिखे। इसके लिए भी आपको जो है प्रयास करना होगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप रूम में बैठ करके दिन रात पढ़ते रहिए। पढ़ने का मतलब होता है कि किसी विषय को समझिए, फिर उसकी ब्रीफिंग करिए, फिर उसका जो है प्रायोरिटाइजेशन करिए, फिर उससे रिलेटेड रैंडम जॉटिंग करिए, फिर उससे जुड़े हुए विषयों को जो है अपने अभिव्यक्ति में आप 2-4 लाइन में उसको लिखिए, कुछ डायग्राम बनाइए, कुछ ग्राफ बनाइए, कुछ मैप बनाइए, कुछ चार्ट बनाइए, कुछ स्लोगन इकट्ठा करिए, कुछ पहले के क्वेश्चन इकट्ठा करिए, तब माना जाता है कि वो टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। अब हम लोग सीधे आते हैं इंडस्ट्री सेक्टर, कि इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग कैसे समझेंगे और जो प्रश्न आए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर के उसके उत्तर को भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है इसके बेसिक्स को समझ लिया जाए कि व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री किसे कहा जाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या अर्थ है। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए आसानी होगी और जो है आप इस विषय को आत्मसात कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंडस्ट्री क्या है, इसे जाने, जिसको आप कहते हैं उद्योग।
देखिए ध्यान से सुने आप, उद्योग का मतलब है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल या लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े स्तर पर उत्पादन को उद्योग कहा जाता है। बड़े स्तर पर उत्पादन को उद्योग कहा जाता है। जब बड़े स्तर पर आप उत्पादन करते हैं तो उसे उद्योग कहा जाता है। कोई भी काम बड़े स्तर पर जब करते हैं तो उसे उद्योग कहा जाता है। उद्योग को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है घरेलू उद्योग, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, दूसरे को कहा जाता है फैक्ट्री इंडस्ट्री। घरेलू उद्योग और दूसरा फैक्ट्री उद्योग। घरेलू उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। घरेलू का मतलब ये नहीं कि जो घर में उद्योग लगाए जाते हैं उन्हें घरेलू उद्योग कहा जाता। सामान्यतः कई लोगों की समझ इस प्रकार की है, लेकिन घरेलू उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता, अर्थात जिसमें मशीनीकरण नहीं होता है, उसे घरेलू उद्योग कहा जाता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहा जाता है। और जिसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है उसे फैक्ट्री इंडस्ट्री कहा जाता है। अब निश्चित रूप से जहां मशीन का उपयोग होगा वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन जो है इतना ज्यादा होगा कि जो है कि वहां पर लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लार्ज स्केल पर रीजनल डेवलपमेंट होगा, लार्ज स्केल पर जो है सेटलमेंट भी होगा, जिसके नाते शहरों के विकास को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो है हम लोगों ने बात किया कि इंडस्ट्री का मतलब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन, बड़े स्तर पर उत्पादन को उद्योग कहा जाता है। और घरेलू उद्योग का मतलब जिसमें मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें मनुष्यों का प्रयोग या जंतुओं का प्रयोग, जब मनुष्यों और जंतुओं का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है तो उसे घरेलू उद्योग कहा जाता है। और घरेलू उद्योग जानते हैं, अगर देखेंगे तो बहुत सारे लघु और कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग की प्रवृत्ति वाले हैं। भारत में MSME जिसकी परिभाषा अभी सरकार ने बदली है, और इसके लिए बहुत सारे फंड की व्यवस्था भी सरकार ने की है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, ताकि भारत को अपनी आवश्यक जरूरतों के वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत ने लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। उसमें जो है माइक्रो इंडस्ट्री भी है, स्मॉल भी है और मीडियम भी है। सामान्यतः इसमें अधिकतर इंडस्ट्री जो है वो मशीनों का प्रयोग नहीं करती, या कहें कि मशीनीकरण को मुख्य माध्यम नहीं बनाती। आज के दौर में एकदम मशीन का उपयोग ना हो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मशीनों का बहुत सीमित उपयोग, और जो परिभाषा है मशीन का उद्योग के संदर्भ में, उस संदर्भ में जो है उपयोग नहीं करना घरेलू उद्योग है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग घरेलू उद्योग के भाग हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत सारा खांडसारी उद्योग है, चीनी उद्योग भी है। बहुत सारे लोग बैल या तमाम जंतुओं का प्रयोग करके गन्ने की पेराई करते हैं, फिर उसको जो है उबाला जाता है, गन्ने के जूस को, रस को, और उबाल करके जो है उससे गुड़ बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। खांडसारी उद्योग में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो वो बहुत ही सारा जो है हाथ से किया गया काम है, मनुष्य और जंतुओं के सहयोग से। तो निश्चित रूप से घरेलू उद्योग है। यूपीएससी में हर दूसरे तीसरे साल ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो घरेलू उद्योगों से भी रिलेटेड रहे हैं, खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड या एग्रीकल्चर एसोसिएटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे जो है हथकरघा उद्योग है, जैसे जो है कालीन उद्योग है, जैसे जो है फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, या जैसे लघु और कुटीर उद्योग है। तो ऐसे प्रश्न जो है घरेलू उद्योग के संदर्भ को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है फैक्ट्री इंडस्ट्री। फैक्ट्री इंडस्ट्री उसे कहा जाता है ऐसे उद्योग जिसमें बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मशीन का उपयोग किया जाता है। और मशीन का मतलब जो टेक्नोलॉजी में है, ऐसी डिवाइस जिसमें इंजन पाया जाता है उसे मशीन कहा जाता है। अर्थात मशीन में एनर्जी सोर्स होना चाहिए। जहां एनर्जी का सोर्स नहीं है सामान्यतः उसे मशीन नहीं कहा जाता, उसे डिवाइस ही कहा जाता है। तो जहां पर मशीन का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है उसे फैक्ट्री उद्योग कहा जाता है। और आप सभी लोग जानते होंगे 1770 में
1770 में जब जो है स्टीम इंजन अपने व्यवहारिक स्वरूप में आ गया, तो उसके माध्यम से बड़े स्तर पर उत्पादन की जो है प्रकृति और संस्कृति का विकास हुआ, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति हुई और यहीं से बड़े बड़े फैक्ट्रियों का निर्माण शुरू हुआ और फैक्ट्रियों के निर्माण से शहरों का विकास शुरू होने लगा और फिर शहरीकरण का दौर आ गया। पूरे यूरोप में शहरीकरण औद्योगिकरण के आधार पर हुआ है और उन देशों का विकास भी इसी औद्योगिकरण की नींव पर हुआ है और औद्योगिकरण मशीनों के प्रयोग से हुआ है। तो फैक्ट्री इंडस्ट्री अर्थात लार्ज स्केल पर उत्पादन करने के लिए जब मशीन का उपयोग किया जाता है, अब इसमें बहुत सारे जो है प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा कर लूं कि अभी तक जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उनका नेचर क्या रहा है, उनकी टेंडेंसी कैसी रही। यूपीएससी में जो भी प्रश्न इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं वो मुख्यतः देखा जाए तो 5 प्रकार के रहे। पहला, एग्रीकल्चर एसोसिएटेड इंडस्ट्री, कृषि से जुड़े हुए उद्योग से संबंधित प्रश्न। जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर एसोसिएटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर पर जो उद्योग निर्भर है, अर्थात जिनके लिए या तो कच्चा माल कृषि से है या जो कृषि से ही सारी जो है अपने इनपुट्स को जुटाते हैं। जैसे आप चीनी उद्योग को देखें, जैसे आप कपास उद्योग को देखें, जैसे आप जूट उद्योग को देखें, जैसे आप जो है तमाम प्रकार के शहद उद्योग को, औषधि उद्योग को देखें, ये सारा कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि या तमाम प्रकार के वन आधारित फर्नीचर उद्योग है या इसी तरीके से और तमाम सारे उद्योग हैं। तो पहला तो हो गया कृषि आधारित उद्योगों से पूछे जाने वाले प्रश्न, हर दूसरे तीसरे साल ऐसा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हुए प्रश्न, ये दूसरी कैटेगरी है। तो ये पहला हो गया कि कृषि से जुड़े हुए उद्योगों से संबंधित प्रश्न। दूसरा हो गया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसको अलग इसलिए किया जा रहा है कि इससे लगभग हर दूसरे साल एक प्रश्न पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही है लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न। तीसरा है जो मेक इन इंडिया से जुड़े हुए प्रश्न, क्योंकि भारत सरकार औद्योगिक विकास के लिए मुख्य कार्यक्रम के रूप में मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रही थी। अब उसी में सपोर्ट सिस्टम के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान आया है, अर्थात आत्मनिर्भर भारत अभियान अब इसी श्रृंखला को और बूस्टअप करेगा। तो देखा जाए तो तीसरा जो प्रश्न वो मेक इन इंडिया से रिलेटेड पूछा गया। मेक इन इंडिया में 25 क्षेत्रों को लेकर के सरकार का प्लान है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है उसको बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है और 2022 तक कुल जीडीपी में 25% विनिर्माण क्षेत्र से कंट्रीब्यूट करने के भूमिका को लेकर के इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में विदेशी कंपनियां या घरेलू कंपनियां जो उत्पादन करना चाहती हैं और उत्पादन को निर्यात के लेवल पर बनाना चाहती हैं, उनको छूट देने के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो इसके लिए मेक इन इंडिया, अर्थात तीसरा जो प्रश्न पूछा गया वो मेक इन इंडिया रिलेटेड प्रश्न, कम से कम 2014 से देखेंगे तो 2-3 प्रश्न इस प्रकार के मिल जाएंगे। अब इसी मेक इन इंडिया का ही पार्ट है ये सब, डिजिटल इंडिया या स्किल्ड इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, ये सब मेक इन इंडिया के अंदर का ही भाग है। इसके अलावा लेबर रिफॉर्म भी इसी का पार्ट है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में सुधार कैसे होगा? जब लेबर रिफॉर्म होगा, जब जो है स्किल्ड रिफॉर्म होगा, स्किल इंडिया या स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे। तो तीसरा प्रश्न जो है मेक इन इंडिया, और चौथा प्रश्न अब जो है कोर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। कोर इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, जैसे नेचुरल गैस का सेक्टर है, जैसे सीमेंट का सेक्टर है, जैसे फर्टिलाइजर का सेक्टर है, जैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है। तो इससे जुड़े तमाम प्रकार के क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, कोयले से जुड़ा हुआ सेक्टर है, एक प्रश्न जो है कोर सेक्टर से जुड़ा हुआ पूछा जाता रहा है। तो चौथे प्रकार के प्रश्न हो गए जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री से, और पांचवें प्रकार के प्रश्न मिसलेनियस होते थे लेकिन अब बनेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान
को में सरकार की जो सोच है, सरकार के जो प्रोग्राम है, अब उसको आधार, क्योंकि पोस्ट कोरोना, आफ्टर कोरोना जो सिचुएशन बन रही है उसमें इकोनॉमी को जिस दिशा में मोड़ा जा रहा है, इकोनॉमी को जिस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर के सरकार की जो योजनाएं हैं वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पांचवा प्रकार का प्रश्न ये हो गया। अर्थात देखा जाए तो 5 प्रकार के कौन कौन से सेक्टर हो गए इंडस्ट्री सेक्टर में। पहला, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न, जिसमें कपास उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, या जो है जूट उद्योग, या जो है क्या नाम है फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई उद्योग, इस तरीके से जो प्रश्न बनते, कागज उद्योग, तो ये कृषि से जुड़े उद्योग। नंबर दो जो दूसरे प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एग्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से लेकर के, जिसमें हम किसी वस्तु को जो है बिल्कुल फिनिश्ड फॉर्म में बनाते हैं और रेडी टू ईट बनाते हैं, जैसे मैगी है, जैसे बिस्किट है, जैसे ब्रेड है, जैसे पापड़ है, जैसे नमकीन है, इस तरीके से जैम है, जैली है, बहुत सारा जो है क्या नाम है तमाम इसेंस है, तमाम प्रकार के देखा जाए तो फ्लेवर्स हैं, तमाम और भी प्रकार के विटामिन्स हैं या फार्मास्यूटिकल्स मटेरियल हैं, इनको जब हम तैयार करते हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से। तीसरे प्रकार के प्रश्न जो मेक इन इंडिया से रिलेटेड कार्यक्रम या उसके अंतर्गत जो प्रयास हैं उसको लेकर के हैं। और चौथे प्रकार के प्रश्न कोर इंडस्ट्री से जुड़े हुए पूछे गए हैं। और पांचवें जो मिसलिनियस पूछे जाते थे, कई विषयों को जोड़ करके पूछे जाते थे, अब वो प्रश्न आत्मनिर्भर भारत अभियान वाले भाग के अंतर्गत रखे जाएंगे और इसमें लेकर के इसमें सरकार के प्रयासों, इसमें सरकार के जो प्रयास हैं उसको देखने से निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को डील करने की क्षमता आप में आ पाएगी। तो ये तो रहा डिवीजन कि किस तरीके से जो है इंडस्ट्री सेक्टर के प्रश्नों को देखा जा सकता है। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका एग्जाम्पल हम लेकर के आपसे बात करें तो मुझे लगता है आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे इन प्रश्नों को किया जा सकता है। मैं 2015 का एक प्रश्न लेता हूं, यूपीएससी 2015। इसलिए 2015 का प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि 2014 में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। तो मेक इन इंडिया जब प्रोग्राम शुरू किया गया तो उसके बाद हर साल लगभग मेक इन इंडिया या इससे रिलेटेड जो है या इससे एसोसिएटेड जो पार्ट है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर यूपीएससी ने पूछा है। तो यूपीएससी 2015 में जो है इकोनॉमी के सेक्शन के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता कौशल भारत कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है, तर्कसम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। इसका हिंदी वर्जन है जो कि आप जानते हैं यूपीएससी का हिंदी वर्जन लगभग गूगल अनुवाद जैसा होता है, जिसके नाते हिंदी वर्जन पढ़ करके आपके ऊपर बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपके भाव नहीं बदलते, इसलिए इंग्लिश वर्जन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो 2015 में जो ये प्रश्न पूछा गया इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म। अर्थात मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया और रेडिकल लेबर रिफॉर्म के ऊपर निर्भर है। डिस्कस विथ लॉजिकल आर्गुमेंट, इसकी चर्चा करिए तर्कसम्मत जो है तथ्यों के साथ। तो कितना आसान है। सबसे पहले आप मेक इन इंडिया को एक्सप्लेन करेंगे कि मेक इन इंडिया क्या है। तो आप कहेंगे कि मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ घरेलू कंपनियों को भी अपने उत्पाद भारत में बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह भारत में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार को बढ़ाने और निर्यात को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई योजना है। और इस योजना के माध्यम से 2025 तक भारत के कुल जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सुनिश्चित करने का लक्ष्य बनाया गया है। लेकिन आप कहेंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत में क्या उद्योगों के अनुकूल जो है
मैन पावर की व्यवस्था है, और जो मैन पावर की व्यवस्था है क्या वह औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है? तो आप कहेंगे इसके लिए जो है भारत में जो जनसंख्या है उसका कुशल होना जरूरी है। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में जो कुल जनसंख्या का केवल 5 से 7% लोग ही कुशल हैं, स्किलफुल हैं, अर्थात स्किल्ड लेबर जो भारत में है वो 5 to 7%। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 7% लोग भारत में स्किल्ड हैं, जबकि अगर आप दक्षिणी कोरिया में देखेंगे 96%, अगर आप जापान में देखेंगे तो 80%, और अगर आप जर्मनी में देखेंगे 75%, यूएसए में देखेंगे तो वो भी 70 से ज्यादा। अर्थात देखेंगे जो स्किल्ड लेबर है, जो कुशल श्रम है, वो विकसित देशों में बहुत अधिक है, जबकि भारत में 7%। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हम औद्योगिक जरूरतों के लिए मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे जब तक हमारे पास स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता नहीं होगी। आप कहेंगे इसीलिए चूंकि भारत में कुशल जनसंख्या की कमी है, और कुशल जनसंख्या की कमी के नाते औद्योगिक जरूरतों के अनुसार मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, और इसके अंतर्गत लगातार जो है स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और 2022 तक भारत की सरकार 40 करोड़ लोगों को कुशल बनाने का जो है लक्ष्य रखती है। और इस कार्यक्रम की सफलता से निश्चित रूप से मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ घरेलू कंपनियों को भी मैन पावर की उपलब्धता होगी, और निश्चित रूप से इससे कंपनियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो ये आप बता देंगे कि कैसे कौशल भारत कार्यक्रम का जो है मेक इन इंडिया की सफलता में योगदान होगा। अच्छा, इसके अलावा आमूल श्रम सुधारों, रेडिकल लेबर रिफॉर्म, श्रम सुधारों का किस तरीके से महत्व होगा मेक इन इंडिया की सफलता में, इस बिंदु को भी आप देख लें। तो आप जानते होंगे कि लेबर रिफॉर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। भारत की इकोनॉमी में जो कम सफलता प्राप्त हुई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका विशेषज्ञों के अनुसार माना जाता है कि श्रम सुधारों का नहीं हो पाना। भारत में जो लेबर लॉ हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत के जो लेबर लॉ हैं वो करीब 60-70 साल पुराने हैं, कई तो आजादी के पहले के हैं, 60-70 वर्ष पुराने। और आजादी के बाद अगर कुछ लेबर लॉ बनाए गए तो तत्काल 50-60 मतलब 60 के दशक 70 के दशक तक बनाए गए। तो देखा जाए तो भारत में जो लेबर लॉ है बहुत पुराने हैं, वो वर्तमान आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार नहीं है, वो बाधाएं अधिक उत्पन्न करते हैं, उत्पादन के लिए अनुकूल संभावनाओं को उत्पन्न नहीं कर पाते, जिसके नाते औद्योगिकरण में इसके नाते बहुत अधिक चुनौतियां हैं। औद्योगिकरण में बहुत अधिक चुनौतियां हैं। अगर देखा जाए तो भारत में वर्तमान में कुल 44 श्रम कानून हैं, और सोचिए 44 लेबर लॉ जो कि भारत सरकार ने कम किया तब इतने हैं। 44 लेबर लॉ को वर्तमान भारत की सरकार, जिसको मोदी 2 गवर्नमेंट आप कहते हैं, ये इन 44 लेबर लॉ को 4 लेबर लॉ में बदलना चाहती। 44 श्रम कानूनों को भारत की सरकार 4 श्रम कानूनों में बदलना चाहती है, ताकि आवश्यकता के अनुसार तालमेल बैठाया जा सके। भारत सरकार जो श्रम सुधार करना चाहती है वो ऐसा नहीं कि केवल जो उद्योगपतियों के पक्ष में करना चाहती है। भारत की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों की जरूरतों को, अपने नागरिकों के हितों को जो है के लिए बाधा नहीं खड़ी कर सकती, बल्कि उसके लिए हमेशा अनुकूल संभावनाएं ही उत्पन्न करेगी। लोकतंत्र का मूल लक्षण ही है कि कमजोर वर्गों और असहाय वर्गों, वंचित वर्गों तक संसाधनों को, सुविधाओं को जो है पहुंचाया जाए, उनके हितों को संरक्षित किया जाए। इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक सरकार से इस तरीके की आप आशा नहीं कर सकते। खासकर जो लोग यूपीएससी में जा रहे हैं वो सरकार के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों की तरह सोच आप नहीं रख सकते यूपीएससी में। आपको सरकार और भारत के संविधान पर विश्वास करना होगा। भारत के संविधान में जो स्पिरिट दी गई है, भारत के संविधान में जो है सरकार, भारत के संविधान में जो विजन दिया गया है, उसको फोकस करते हुए हमेशा सोचने की
प्रवृत्ति का विकास स्टूडेंट को करना चाहिए। इसलिए आप कहेंगे कि 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम कानूनों में बदल करके जो है श्रम सुधारों में बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। अगर आपको और ज्यादा डिस्कस करना है तो आप कह सकते हैं कि भाई 4 श्रम कानून कौन कौन से होंगे। तो पहली बात तो मोदी सरकार ने उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया है। एक तो मजदूरी से संबंधित एक कानून होगा, वेज का एक्ट होगा। दूसरा जानते सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड कानून होगा। तीसरा मजदूरों का उद्योगों के साथ संबंध क्या होगा, खाली जो है उद्योगों में नौकरी करके जब तक मेहनत कर रहे हैं तभी तक उनके पास जो है आय होगी, या उनका कुछ भविष्य भी होगा, पेंशन भी होगा, कुछ और होगा। और चौथा है कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की जो स्थिति है उसको लेकर के हमारे पास मॉडल कानून होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ देता हूं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता कौशल भारत कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है। तर्क सम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म डिस्कस विथ लॉजिकल आर्गुमेंट। अर्थात मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता जो है स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता और श्रम सुधारों में जो व्यापक बदलाव है उसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी पे चर्चा करना था और लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ। तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। इसी प्रकार से कई और वर्षों में भी प्रश्न पूछा गया, बल्कि 2015 में एक प्रश्न और पूछा गया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस तरीके से कृषि के विकास में, कृषि के उत्पादकता के विकास में सहायक हो सकता है। एक बार और ये प्रश्न पूछा गया कि डिजिटल इंडिया औद्योगिक विकास को कैसे सुनिश्चित कर सकता है। तो डिजिटल इंडिया का मतलब होता है कि भारत के जो 2.5 लाख पंचायतें हैं और लगभग जो भारत के 6.5 लाख गांव हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से या उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जोड़ना। उनको अगर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, अर्थात हर जगह अगर इंटरनेट का एक्सेस होगा, हर जगह अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो निश्चित रूप से हर प्रक्रिया स्मार्ट होगी, फास्ट होगी, कॉस्ट कटिंग होगी, लागत कम होगी। चाहे कृषि का लें, कृषि में अगर आप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता को देखना चाहते हैं तो किसान जो है बाजार तक किसानों की पहुंच आसान होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक नाम की शुरुआत की गई, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत की गई, ई मार्केट या ई मंडी की शुरुआत हुई। इसके अलावा किसानों को जो है सहायता के लिए तमाम ऐप बनाए जा सकते हैं, उनको उसके माध्यम से सुविधा दी जा सकती है, तमाम प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तमाम जानकारियां दी जा सकती हैं, तमाम ई पोर्टल बनाए जा सकते हैं, तमाम जो कॉल सेंटर उसके माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं। बहुत सारी गतिविधियां जो है उसके माध्यम से हो सकती हैं। इसके अलावा कृषि के सारे दस्तावेज हो सकते हैं, किसानों की सारी सुविधाएं हो सकती हैं, किसान जो है केसीसी से संबंधित सारे प्रावधान। तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर डिजिटल इंडिया पूछ रहा है कि कृषि के विकास में कैसे सहायक हो सकता है उत्पादकता, या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम औद्योगिक विकास में कैसे, तो उद्योगों के विकास में भी वही बात हो जाएगी। अभी क्या है, कोई उद्योगपति अगर कोई काम करना है तो वो अधिकारियों के पास सीधे जाता है ऑफिस में, फिर वहां पे लाल फीताशाही होती है। जब किसी अधिकारी से आप सीधे सीधे बात करते हैं तो उसके 100 नखड़े होते हैं, तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपसे कहेगा। लेकिन जब ऑनलाइन बात होगी तो जितना डॉक्यूमेंट है उतना डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करेंगे और अपलोड होते ही आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप फॉर्मली किसी से मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तब भी कहेगा कि आपका पास नहीं होगा, आपकी फाइल एक्सेप्टेड नहीं है। तो इस तरीके से चुनौतियां आ जाती हैं। तो कुल मिला जुला करके आप चाहे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता कृषि से जोड़ करके पूछे या उद्योगों से जोड़ करके, या स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता को उद्योगों से जोड़ करके पूछे, या लेबर रिफॉर्म को जोड़ करके पूछे, तो आप बहुत आसानी से लिख ले जाएंगे। कहीं से कोई चुनौती इसमें आपको नहीं आएगी, बशर्ते एक बार आप माइंडसेट बना लें कि इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग इतना ही। इसके आगे हम लोग
जो है इंडस्ट्री सेक्टर्स में जुड़े हुए जो और सेक्टर हैं, जैसे कोल इंडस्ट्री से आए हुए प्रश्न, या जो है फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए प्रश्न, या एग्रीकल्चर एसोसिएटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को देखा और समझा जा सकता है और किस तरीके से अपना मेंटल मेकअप बनाया जा सकता है और आने वाले प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व करने की दिशा में अपनी समझ को विकसित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।